अध्याय एक्स नुमा एलेड्रिया। जिस दिन कादर बेन साडेन दक्षिण की ओर बढ़े, उसी दिन उत्तर से आए लोगों ने टार्जन को डी अर्नोट का एक पत्र दिया, जो सिदी बेलेब से भेजा गया था। इसने उस पुराने घाव को फिर से हरा कर दिया, जिसे भूलकर टार्जन खुश होता। फिर भी उसे इस बात का अफसोस नहीं था कि डी अर्नोट ने लिखा था, क्योंकि कम से कम उसके विषयों में से एक बंदर आदमी की दिलचस्पी कभी खत्म नहीं हो सकती थी। यहाँ वह पत्र है। मेरी प्रिय जीन, पिछली बार जब मैंने तुम्हें लिखा था तब से मैं एक व्यापारिक मामले के सिलसिले में लंदन गया हुआ था। मैं वहाँ केवल 3 दिन रहा। पहले ही दिन में हेनरिटा स्ट्रीट में तुम्हारे एक पुराने मित्र से मिला, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से। अब तुम कभी नहीं बता सकते कि वह कौन था। कोई और नहीं बल्कि मी सैमुअल टी फिलिंडर। लेकिन ये सच है, मैं तुम्हारे चेहरे पर अविश्वास देख सकता हूँ। और यह सब नहीं है। उसने जोर दिया कि मैं उसके साथ होटल लौटूं, और वहाँ मैंने दूसरों को पाया, प्रोफेसर आर्किमिडीज क्यू पोटर, मिस पोटर, और वह भारी भरकम अश्वेत महिला मिस पोटर की नौकरानी एस्मेरिल्डा। तुम्हें याद होगा, जब मैं वहाँ था तब क्लेटन आया। उनकी शादी जल्द ही होने वाली है, या बल्कि उससे भी पहले, क्योंकि मुझे संदेह है कि हमें लगभग किसी भी दिन घोषणा मिल जाएगी। जब मैं श्री फिलिंडर के साथ अकेला था, तो बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही गोपनीय बातें की। उन्होंने कहा कि मिस पोटर ने पहले ही 3 अलग अलग मौकों पर शादी को स्थगित कर दिया था। उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह क्लेटन से शादी करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं थी, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि यह शादी होने की पूरी संभावना है। बेशक उन सभी ने आपके बारे में पूछा, लेकिन मैंने आपकी वास्तविक उत्पत्ति के मामले में आपकी इच्छाओं का सम्मान किया और उनसे केवल आपके वर्तमान मामलों के बारे में ही बात की। मिस पोटर को आपके बारे में मेरी हर बात में खास दिलचस्पी थी और उन्होंने कई सवाल पूछे। मुझे डर है कि मैंने आपकी इच्छा और अपने मूल जंगल में वापस जाने के संकल्प की कल्पना करके एक तरह से अशिष्ट आनंद लिया। मुझे बाद में खेद हुआ, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिस भयानक खतरे में आप वापस जाना चाहते थे, उसके बारे में सोचकर उन्हें वाकई बहुत पीड़ा हुई। और फिर भी, उसने कहा, मुझे नहीं पता। महाशय टार्जन के लिए भयानक और भयावह जंगल से भी ज्यादा दुखद भाग्य हैं। कम से कम उनका विवेक पश्चाताप से मुक्त होगा, और दिन में शांति और आराम के पल होते हैं, और बेहतरीन सुंदरता के नज़ारे। आपको यह अजीब लग सकता है कि मुझे ये कहना चाहिए, जिसने उस भयावह जंगल में ऐसे भयानक अनुभवों का अनुभव किया है। फिर भी कभी कभी मैं वापस लौटने के लिए तरसता हूँ, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि मेरे जीवन के सबसे सुखद पल वहीं बिताए गए थे। जब वह बोल रही थी तो उसके चेहरे पर एक अवर्णनीय उदासी का भाव था, और मैं यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि वह जानती थी कि मैं उसका रहस्य जानता हूँ, और यह उसके द्वारा तुम्हें एक हृदय से दिया गया अंतिम कोमल संदेश था, जो शायद अभी भी तुम्हारी स्मृति में बसा हुआ है, यद्यपि उसका स्वामी कोई और है। जब आप बातचीत का विषय थे, तो क्लेटन घबराया हुआ और असहज दिखाई दिया। उसके चेहरे पर चिंता और परेशानी का भाव था, फिर भी वह आप में दिलचस्पी दिखाने में बहुत दयालु था। मुझे आश्चर्य है कि क्या उसे आपके बारे में सच्चाई पर संदेह है। टेनिंगटन क्लेटन के साथ आया था। वे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप जानते हैं। वह अपनी उस नौक में अपनी एक अंतहीन यात्रा पर निकलने वाला है, और पूरी टोली को अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। मुझे भी इसमें शामिल करने की कोशिश की। इस बार वह अफ्रीका की परिक्रमा करने की सोच रहा है। मैंने उससे कहा कि उसका कीमती खिलौना उसे और उसके कुछ दोस्तों को एक दिन समुद्र की तलहटी में ले जाएगा, अगर वह अपने दिमाग से यह बात नहीं निकाल पाया कि वह एक लाइनर या युद्धपोत है। मैं परसों पेरिस लौटा था, और कल मैं रेस में काउंट और काउंटेस डी कुए से मिला। उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा। डी कुए वाकई तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसा नहीं लगता कि वह तुम्हारे लिए कोई दुर्भावना रखती है। ओल्गा पहले की तरह ही खूबसूरत है, लेकिन थोड़ी शांत है। मुझे लगता है कि उसने तुम्हारे साथ अपनी जान पहचान से एक सबक सीखा है, जो उसके जीवन के बाकी हिस्सों में उसके काम आएगा। यह उसके लिए और डी कुए के लिए भी सौभाग्य की बात है कि यह तुम थे और कोई और अधिक परिष्कृत आदमी नहीं।
मुझे डर है कि यदि तुमने सचमुच ओल्गा के दिल को लुभाया होता तो तुम दोनों के लिए कोई उम्मीद नहीं बचती। उसने मुझसे आपको ये बताने के लिए कहा कि निकोलस फ्रांस छोड़ चुका है। उसने उसे जाने और रहने के लिए 20,000 फ्रैंक दिए। वो खुद को बधाई दे रही है कि उसने निकोलस से छुटकारा पा लिया, इससे पहले कि वह हाल ही में उसे दी गई धमकी को पूरा करने की कोशिश करे कि वह आपको पहले अवसर पर मार देगा। उसने कहा कि उसे यह सोचने से नफरत होनी चाहिए कि उसके भाई का खून आपके हाथों पर है, क्योंकि वह आपसे बहुत प्यार करती है, और काउंट के सामने ये कहने में कोई संकोच नहीं किया। एक पल के लिए भी उसे यह नहीं लगा कि आपके और निकोलस के बीच मुलाकात का कोई और नतीजा भी हो सकता है। काउंट उससे पूरी तरह सहमत था। उसने आगे कहा कि आपको मारने के लिए रोकोव्स की एक रेजिमेंट की जरूरत होगी। आपके पराक्रम के लिए उसके मन में बहुत सम्मान है। मुझे अपने जहाज पर वापस जाने का आदेश दिया गया है। वह सीलबंद आदेशों के तहत 2 दिनों में हैवर से रवाना होगी। यदि आप उसकी देखरेख में मुझसे संपर्क करेंगे तो पत्र अंततः मुझे मिल जाएंगे। जैसे ही कोई दूसरा अवसर मिलेगा मैं आपको लिखूंगा। आपका सच्चा मित्र पॉल डी अर्नोट। मुझे डर है, टार्जन ने आधी आवाज में कहा, कि ओल्गा ने अपने 20,000 फ्रैंक फेंक दिए हैं। उसने डी अर्नोट के पत्र के उस हिस्से को कई बार पढ़ा जिसमें उसने जेन पोर्टर के साथ अपनी बातचीत का हवाला दिया था। टार्जन को इससे बहुत दयनीय खुशी मिली, लेकिन ये किसी भी खुशी के न होने से बेहतर थी। अगले 3 सप्ताह काफी घटनाहीन रहे। कई बार टार्जन ने रहस्यमय अरब को देखा, और एक बार फिर उसने लेफ्टिनेंट गिरनोइस के साथ बातचीत की, लेकिन टार्जन द्वारा की गई किसी भी जासूसी या निगरानी से अरब के रहने के स्थान का पता नहीं चल पाया, जिसका पता लगाने के लिए टार्जन उत्सुक था। गिरनोइस, जो कभी भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहे, ने ओमले के होटल के भोजन कक्ष में हुई घटना के बाद से टार्जन से हमेशा से ज्यादा दूरी बना ली थी। जब भी वे एक साथ मिले थे, उनका रवैया स्पष्ट रूप से शत्रुतापूर्ण रहा था। अपने किरदार की शक्ल सूरत को बनाए रखने के लिए टार्जन ने बौसादा के आसपास शिकार करने में काफी समय बिताया। वह पूरे दिन पहाड़ियों की तलहटी में बिताता था, जाहिर तौर पर हिरन की तलाश में, लेकिन जब भी वह किसी खूबसूरत छोटे जानवर के इतने करीब आता कि उसे नुकसान पहुंचा सके, तो वह हमेशा उसे भागने देता था, यहाँ तक कि अपनी राइफल को बूट से निकाले बिना भी। वानर मानव को भगवान के सबसे हानिरहित और रक्षाहीन प्राणियों को सिर्फ मारने के आनंद के लिए मारने में कोई मजा नहीं आता था। दरअसल टार्जन ने कभी भी आनंद के लिए हत्या नहीं की थी, न ही उसे हत्या करने में कोई आनंद आता था। उसे धार्मिक युद्ध का आनंद पसंद था, जीत का उल्लास, और भोजन के लिए उत्सुक और सफल शिकार जिसमें वह अपनी कुशलता और चालाकी को दूसरे की कुशलता और चालाकी के विरुद्ध खड़ा करता था। लेकिन भोजन से भरे शहर से निकलकर एक कोमल आंखों वाली सुंदर हिरन को मारना, ये किसी साथी की जानबूझकर और निर्दय हत्या से भी ज्यादा क्रूर था। टार्जन को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इसलिए वह अकेले ही शिकार करता था ताकि कोई भी यह न जान सके कि वह क्या दिखावा कर रहा था। और एक बार, शायद इस तथ्य के कारण कि वह अकेले ही सवार था, वह अपनी जान गंवाने जैसा महसूस कर रहा था। वह एक छोटी सी खड्ड से धीरे धीरे गुजर रहा था जब उसके पीछे से गोली की आवाज आई, और एक गोली उसके कॉक हेलमेट को चीरती हुई निकल गई। हालांकि वह तुरंत मुड़ा और तेजी से खड्ड के शीर्ष पर पहुंच गया, लेकिन वहां किसी दुश्मन का कोई निशान नहीं था, न ही उसने किसी अन्य इंसान को तब तक देखा जब तक वह बौसादा तक नहीं पहुंच गया। हाँ, उसने घटना को याद करते हुए कहा, ओल्गा ने सचमुच अपने 20,000 फ्रैंक फेंक दिए हैं। उस रात वह कैप्टन जेरार्ड के यहाँ एक छोटे से रात्रिभोज में मेहमान थे। आपका शिकार बहुत भाग्यशाली नहीं रहा? अधिकारी ने पूछा। नहीं, टार्जन ने जवाब दिया, यहाँ का खेल बहुत डरावना है, और मुझे शिकार के पक्षियों या मृगों के शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं दक्षिण की ओर आगे बढ़ूंगा और आपके कुछ अल्जीरियाई शेरों का शिकार करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, कप्तान ने कहा, हम कल जेल्फा की ओर बढ़ रहे हैं। कम से कम इतनी दूर तक तो तुम्हारे साथ कंपनी होगी। लेफ्टिनेंट गेरनोइस और मुझे 100 आदमियों के साथ दक्षिण की ओर एक जिले में गश्त करने का आदेश दिया गया है, जहां लुटेरे काफी परेशान कर रहे हैं।
संभवतः हम साथ मिलकर शेर का शिकार करने का आनंद ले सकते हैं, आप क्या कहते हैं? टार्ज़न बहुत खुश था और उसने ऐसा कहने में संकोच भी नहीं किया, लेकिन अगर कप्तान को टार्ज़न की खुशी का असली कारण पता चलता तो वह हैरान रह जाता। गिरनोइस बंदर आदमी के सामने बैठा था। वह अपने कप्तान के निमंत्रण से बहुत खुश नहीं लग रहा था। कैप्टन जेरार्ड ने टिप्पणी की, आपको शेर का शिकार करना हिरन के शिकार से अधिक रोमांचक लगेगा और अधिक खतरनाक भी। टार्ज़न ने जवाब दिया, यहाँ तक कि हिरन का शिकार करने में भी खतरे हैं, खासकर जब कोई अकेला हो। आज मैंने ऐसा ही पाया। मैंने ये भी पाया कि हिरन सबसे डरपोक जानवर है, लेकिन वह सबसे कायर नहीं है। उसने अपनी बात कहने के बाद अपनी नज़र सिर्फ गिरनोइस पर ही रखी, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गिरनोइस को पता चले कि उस पर संदेह है या उस पर नज़र रखी जा रही है, चाहे वह कुछ भी सोचे। हालांकि उसकी टिप्पणी का उस पर पड़ने वाला प्रभाव ये साबित कर सकता था कि वह हाल ही में हुई कुछ घटनाओं से जुड़ा हुआ है या उनके बारे में जानता है। टार्ज़न ने गिरनोइस के कॉलर के नीचे से एक फीकी लाल रंग की चीज़ को रेंगते हुए देखा। वह संतुष्ट था और जल्दी से विषय बदल दिया। अगली सुबह जब ये दस्ता बौसादा से दक्षिण की ओर बढ़ा तो पीछे से आधा दर्जन अरब सैनिक आ रहे थे। टार्ज़न के सवाल के जवाब में जेरार्ड ने कहा, वे कमांड से जुड़े नहीं हैं। वे सिर्फ संगति के लिए सड़क पर हमारे साथ चलते हैं। टार्ज़न ने अल्जीरिया में रहने के दौरान अरब चरित्र के बारे में इतना जान लिया था कि उसे पता था कि यह कोई वास्तविक मकसद नहीं था, क्योंकि अरब कभी भी अजनबियों और विशेष रूप से फ्रांसीसी सैनिकों के साथ रहने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होता है। इसलिए उसका संदेह जाग उठा और उसने लगभग 1/4 मील की दूरी पर स्तंभ के पीछे चल रहे छोटे दल पर कड़ी नज़र रखने का फैसला किया। लेकिन वे रुकने के दौरान भी इतने करीब नहीं आए कि वो उन पर बारीकी से नज़र रख सके। उसे लंबे समय से यकीन था कि उसके पीछे किराए के हत्यारे थे, और न ही उसे इस बात पर कोई संदेह था कि रोकोफ इस साजिश के पीछे था। क्या यह उन कई मौक़ों का बदला था जब टार्ज़न ने रूसी के उद्देश्यों को विफल किया था और उसे अपमानित किया था, या किसी तरह से गिरनोइस इस मामले में उसके मिशन से जुड़ा था, वह तय नहीं कर सका। यदि उत्तरार्ध था, और यह संभावित लग रहा था क्योंकि उसके पास सबूत थे कि गिरनोइस को उस पर शक था, तो उसके पास 2 शक्तिशाली दुश्मन थे जिनसे उसे लड़ना था, क्योंकि अल्जीरिया के जंगलों में, जिसके लिए वे बाध्य थे, एक संदिग्ध दुश्मन को चुपचाप और संदेह को आकर्षित किए बिना खत्म करने के कई अवसर होंगे। 2 दिनों तक जेल्फा में डेरा डालने के बाद ये दल दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा, जहां से खबर आई थी कि लुटेरे उन जनजातियों के खिलाफ काम कर रहे थे जिनके दोआर्स पहाड़ों की तलहटी में स्थित थे। अरबों का वह छोटा दल जो बौसादा से उनके साथ आया था, उसी रात अचानक गायब हो गया था, जिस रात उन्हें अगले दिन जेल्फा से मार्च की तैयारी करने का आदेश दिया गया था। टार्ज़न ने उन लोगों से सामान्य पूछताछ की, लेकिन कोई भी उसे यह नहीं बता सका कि वे क्यों चले गए थे या वे किस दिशा में गए थे। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा, खासकर इस तथ्य को देखते हुए कि उसने गिरनोइस को उनमें से एक के साथ बातचीत करते हुए देखा था, जब कैप्टन जेरार्ड ने नए कदम के बारे में अपने निर्देश जारी किए थे। केवल गिरनोइस और टार्ज़न ही प्रस्तावित मार्च की दिशा जानते थे। सभी सैनिकों को बस इतना पता था कि उन्हें अगली सुबह जल्दी शिविर तोड़ने के लिए तैयार रहना था। टार्ज़न को आश्चर्य हुआ कि क्या गिरनोइस अरबों को उनका गंतव्य बता सकता था। उस दोपहर बाद वे एक छोटे से मरुद्यान में शिविर में गए, जिसमें एक शेख का घर था, जिसके झुंड चुराए जा रहे थे और जिसके चरवाहे मारे जा रहे थे। अरब अपने बकरियों की खाल के तंबू से बाहर आए और सैनिकों को घेर लिया और अपनी मातृभाषा में कई सवाल पूछे, क्योंकि सैनिक खुद भी मूल निवासी थे। टार्ज़न, जिसने अब तक अब्दुल की सहायता से अरबों के बारे में अच्छी खासी जानकारी हासिल कर ली थी, ने शेख के साथ आए एक युवा व्यक्ति से पूछताछ की, जबकि शेख ने कैप्टन जेरार्ड को अपना सम्मान दिया। नहीं, उसने 6 घुड़सवारों के किसी दल को जेल्फा की दिशा से आते नहीं देखा था। वहां दूसरे मरुद्यान भी बिखरे हुए थे, संभवतः वे इनमें से किसी एक की यात्रा कर रहे थे। फिर ऊपर पहाड़ों में लुटेरे थे, वे अक्सर छोटे छोटे दलों में उत्तर की ओर बौसादा की ओर जाते थे, और यहाँ तक कि ओमले और बोयरा तक भी।
हो सकता है कि वे वास्तव में इनमें से किसी शहर की मौज मस्ती की यात्रा से दल में वापस लौट रहे कुछ लुटेरे हों। अगली सुबह कैप्टन गेरार्ड ने अपनी कमान 2 हिस्सों में बांट दी। एक दल की कमान लेफ्टिनेंट गेर्नुइस को दी, जबकि दूसरे दल का नेतृत्व खुद किया। उन्हें मैदान के विपरीत दिशा में पहाड़ों की खोज करनी थी। और महाशय टार्ज़न किस टुकड़ी के साथ यात्रा करेंगे? कप्तान ने पूछा। या शायद यह है कि महाशय लुटेरों का शिकार करने की परवाह नहीं करते। ओह, मुझे जाने में खुशी होगी, टार्ज़न ने जल्दी से समझाया। वह सोच रहा था कि गेर्नुइस के साथ जाने के लिए वह कौन सा बहाना बना सकता है। उसकी शर्मिंदगी कुछ ही देर की थी और उसे एक बहुत ही अप्रत्याशित स्रोत से राहत मिली। ये गेर्नुइस ही था जिसने बात की। उन्होंने कहा, अगर मेरा कप्तान इस बार महाशय टार्ज़न की संगति का आनंद त्याग दे, तो मैं आज महाशय को अपने साथ सवारी कराने को वास्तव में सम्मान की बात मानूंगा। और उनके स्वर में सौहार्द की कमी नहीं थी। वास्तव में टार्ज़न ने सोचा कि उसने थोड़ी सी अति कर दी है, लेकिन फिर भी वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न था। उसने व्यवस्था पर अपनी खुशी व्यक्त करने की जल्दी की। और ऐसा हुआ कि लेफ्टिनेंट गेर्नुइस और टार्ज़न एक साथ सवार होकर सिपाहियों की छोटी टुकड़ी के आगे निकल गए। गेर्नुइस की सौहार्दपूर्णता ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही वे कैप्टन गेरार्ड और उसके आदमियों की नज़रों से ओझल हुए, वह एक बार फिर अपनी आदत के मुताबिक शांत हो गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जमीन उबड़ खाबड़ होती गई। धीरे धीरे ये पहाड़ों की ओर चढ़ती गई, जहां वे दोपहर के करीब एक संकरी घाटी से होते हुए अंदर दाखिल हुए। एक छोटी सी नदी के किनारे गेर्नुइस ने दोपहर का पड़ाव बुलाया। यहाँ लोगों ने अपना किफ़ायती खाना बनाया और खाया और अपनी कैंटीनों को फिर से भर लिया। 1 घंटे के आराम के बाद वे फिर से घाटी के साथ आगे बढ़े, जब तक कि वे एक छोटी सी घाटी में नहीं पहुंच गए, जहां से कई चट्टानी घाटियां निकलती थीं। यहाँ वे रुके, जबकि गेर्नुइस ने अवसाद के केंद्र से आसपास की ऊंचाइयों का बारीकी से निरीक्षण किया। हम यहाँ अलग हो जाएंगे, उसने कहा। इन घाटियों में से प्रत्येक में कई लोग सवार होंगे। और फिर उसने अपने विभिन्न दस्तों का विवरण देना शुरू किया और उन गैर कमीशन अधिकारियों को निर्देश जारी किए जो उनका नेतृत्व करेंगे। जब उसने ये काम पूरा कर लिया तो वह टार्ज़न की ओर मुड़ा। महाशय हमारे लौटने तक यहाँ रहेंगे। टार्ज़न ने आपत्ति जताई, लेकिन अधिकारी ने उसे बीच में ही रोक दिया। इनमें से किसी एक खंड के लिए लड़ाई हो सकती है, उसने कहा, और कार्रवाई के दौरान सैनिकों को नागरिक गैर लड़ाकों द्वारा शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे लेफ्टिनेंट, टार्ज़न ने कहा, मैं खुद को आपके या आपके किसी सार्जेंट या कॉर्पोरल के अधीन रखने के लिए पूरी तरह से तैयार और इच्छुक हूँ, और उनके निर्देशानुसार लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं इसी के लिए आया हूँ। मुझे ऐसा सोचकर खुशी होगी, गेर्नुइस ने एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जिसे छिपाने का उसने कोई प्रयास नहीं किया। फिर संक्षेप में, तुम मेरे आदेश के अधीन हो, और वे ये हैं कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते, तुम यहीं रहो। चलो, बात यहीं खत्म हो जाती है। और वह मुड़ा और अपने आदमियों के साथ भाग गया। एक क्षण बाद टार्ज़न ने खुद को एक उजाड़ पहाड़ी दुर्ग के बीच अकेला पाया। सूरज गर्म था, इसलिए उसने पास के एक पेड़ की ओट ली, जहां उसने अपना घोड़ा बांधा और जमीन पर बैठकर धूम्रपान करने लगा। मन ही मन उसने गेर्नुइस को उसके साथ की गई चाल के लिए कोसा। एक छोटा सा बदला, टार्ज़न ने सोचा, और फिर अचानक उसे लगा कि वह आदमी इतना मूर्ख नहीं होगा कि उसे इतनी छोटी सी बात पर नाराज करे। इसके पीछे इससे कहीं ज्यादा कुछ गहरा होगा। ये सोचकर वह उठा और अपनी राइफल को उसके बूट से निकाला। उसने उसके लोड को देखा और पाया कि मैगजीन पूरी तरह से भरी हुई थी। फिर उसने अपनी रिवॉल्वर का निरीक्षण किया। इस प्रारंभिक सावधानी के बाद उसने आसपास की ऊंचाइयों और कई घाटियों के मुहाने को देखा। उसने दृढ़ निश्चय किया कि उसे झपकी लेते हुए नहीं पकड़ा जाना चाहिए। सूरज धीरे धीरे नीचे डूबता जा रहा था, फिर भी SPAHIS के लौटने का कोई संकेत नहीं था। आखिरकार घाटी छाया में डूब गई। टार्ज़न को तब तक शिविर में वापस जाने में गर्व महसूस हुआ जब तक कि वह टुकड़ी को घाटी में लौटने के लिए पर्याप्त समय नहीं दे देता, जिसे वह सोचता था कि उनकी मुलाकात का स्थान था।
रात के करीब आने के साथ ही उसे हमले से सुरक्षित महसूस हुआ, क्योंकि वह अंधेरे में घर जैसा था। वह जानता था कि कोई भी उसके पास इतनी सावधानी से नहीं आ सकता कि उसके उन सतर्क और संवेदनशील कानों से बच जाए। फिर उसकी आंखें भी थीं, क्योंकि वह रात में अच्छी तरह देख सकता था, और उसकी नाक, अगर वे हवा के ऊपर से उसकी ओर आती तो उसे दुश्मन के आने का संकेत देती, जबकि वे अभी भी बहुत दूर थे। इसलिए उसे लगा कि वो खतरे में नहीं है, और इस प्रकार सुरक्षा की भावना से ग्रसित होकर वह पेड़ से पीठ टिकाकर सो गया। वो कई घंटों तक सोया रहा होगा, क्योंकि जब वह अचानक अपने घोड़े की भयभीत खर्राटों और टापों से जाग गया तो चांद छोटी घाटी पर पूरी तरह चमक रहा था, और वहां उसके सामने 10 कदम की दूरी पर उसके घोड़े के आतंक का भयानक कारण खड़ा था। शानदार राजसी अपनी सुंदर पूंछ को फैलाए और कांपते हुए, और अपनी 2 आग की आंखों को अपने शिकार पर पूरी तरह से टिकाए हुए, नुमा एलेड्रिया काला शेर खड़ा था। टार्ज़न की नसों में खुशी की एक हल्की सी उत्तेजना झंझना रही थी। ये सालों के अलगाव के बाद एक पुराने दोस्त से मिलने जैसा था। एक पल के लिए वह जंगल के इस राजा के शानदार तमाशे का आनंद लेने के लिए अकड़कर बैठा रहा। लेकिन अब नुमा स्प्रिंट के लिए झुक रहा था। बहुत धीरे से टार्ज़न ने अपनी बंदूक कंधे पर रखी। उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी बंदूक से किसी बड़े जानवर को नहीं मारा था। अब तक वह अपने भाले, अपने जहरीले तीर, अपनी रस्सी, अपने चाकू या अपने नंगे हाथों पर निर्भर था। सहज रूप से उसने चाहा कि उसके पास अपने तीर और चाकू हों, वह उनके साथ अधिक सुरक्षित महसूस करता। नुमा अब जमीन पर बिल्कुल सपाट पड़ा था, सिर्फ अपना सिर दिखा रहा था। टार्ज़न एक तरफ से थोड़ा सा फायर करना पसंद करता, क्योंकि उसे पता था कि अगर शेर 2 मिनट या 1 मिनट भी जिंदा रहता तो वह कितना भयानक नुकसान कर सकता था। घोड़ा टार्ज़न की पीठ पर डर से कांप रहा था। बंदर आदमी ने एक तरफ सावधानी से कदम बढ़ाया। नुमा ने अपनी आंखों से उसका पीछा किया। उसने एक और कदम उठाया और फिर एक और। नुमा ने कोई हरकत नहीं की थी। अब वह आंख और कान के बीच के बिंदु पर निशाना लगा सकता था। उसकी उंगली ट्रिगर पर कस गई, और जैसे ही उसने गोली चलाई, नुमा उछल पड़ा। उसी क्षण भयभीत घोड़े ने भागने का अंतिम उन्मत्त प्रयास किया। रस्सी टूट गई और वह घाटी से नीचे रेगिस्तान की ओर चला गया। कोई भी साधारण व्यक्ति उन भयानक पंजों से बच नहीं सकता था जब नुमा इतनी कम दूरी से उछला था, लेकिन टार्ज़न कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। बचपन से ही उसकी मांसपेशियों को उसके अस्तित्व की भयंकर आवश्यकताओं द्वारा विचारों की तीव्रता के साथ कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। एलेड्रिया जितना तेज था, वानरों का टार्ज़न उससे भी ज्यादा तेज था, और इसलिए वह विशाल जानवर एक पेड़ से टकरा गया, जहां उसे मनुष्य के कोमल मांस को महसूस करने की उम्मीद थी, जबकि टार्ज़न, जो दाईं ओर कुछ कदम दूर था, ने उस पर एक और गोली चलाई, जिससे वह पंजे मारता हुआ और दहाड़ता हुआ अपनी तरफ आ गया। 2 बार और टार्ज़न ने तेजी से गोलियां चलाईं, और फिर एलेड्रिया शांत हो गया और फिर दहाड़ना बंद कर दिया। यह अब महाशय जीन टार्ज़न नहीं था, ये वानरों का टार्ज़न था, जिसने अपने जंगली शिकार के शरीर पर एक जंगली पैर रखा और अपना चेहरा पूर्णिमा की ओर उठाते हुए अपनी तरह की अजीब और भयानक चुनौती में अपनी शक्तिशाली आवाज़ उठाए एक बैल बंदर ने अपना शिकार बनाया था। और जंगली पहाड़ों में जंगली जानवर अपने शिकार में रुक गए और इस नई और भयानक आवाज़ से कांप उठे, जबकि रेगिस्तान में जंगल के बच्चे अपने बकरियों की खाल के तंबू से बाहर आए और पहाड़ों की ओर देखते हुए आश्चर्यचकित थे कि उनके झुंडों को तबाह करने के लिए कौन सा नया और क्रूर संकट आया है। जिस घाटी में टार्ज़न खड़ा था, उससे आधा मील दूर सफ़ेद वस्त्र पहने हुए कई व्यक्ति, जिनके हाथ में लंबी, दुष्ट दिखने वाली बंदूकें थीं, आवाज़ सुनकर रुक गए और एक दूसरे को सवालिया निगाहों से देखने लगे। लेकिन कुछ ही देर में, क्योंकि यह बात दोहराई नहीं गई, वे चुपचाप चुपके से घाटी की ओर चल दिए। टार्ज़न को अब पूरा भरोसा था कि गिरनुइस का उसके लिए वापस लौटने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रहा था कि अधिकारी ने उसे क्यों छोड़ दिया, फिर भी उसे शिविर में वापस जाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। उसका घोड़ा चला गया। उसने फैसला किया कि पहाड़ों में और अधिक समय तक रहना मूर्खता होगी, इसलिए वह रेगिस्तान की ओर चल पड़ा।
वो अभी घाटी की सीमा में प्रवेश ही कर पाया था कि सफ़ेद वस्त्र पहने हुए लोगों में से पहला व्यक्ति घाटी में दूसरी ओर से उभरा। एक पल के लिए उन्होंने आश्रय देने वाले पत्थरों के पीछे से छोटे से गड्ढे को देखा, लेकिन जब उन्हें लगा कि यह खाली है तो वे इसे पार करने के लिए आगे बढ़ गए। एक तरफ पेड़ के नीचे उन्हें एलेड्रिया का शव मिला। वे बड़बड़ाते हुए चिल्लाते हुए उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। फिर एक पल बाद वे उस घाटी से नीचे की ओर भागे जिसे टार्जन उनसे थोड़ी दूर आगे पार कर रहा था। वे सावधानी से और चुपचाप आगे बढ़े, आश्रय का लाभ उठाते हुए, जैसे लोग किसी व्यक्ति का पीछा करते समय करते हैं।